आज के संसाधक डॉक्टर देशबंधु जी, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली से जुड़ चुके हमारे साथ। महोदय का परिचय हमारे प्रारंभिक सत्र में हो चुका था। सुबह जो चर्चा हुई थी जो उसी पर हम अब आगे की चर्चा आचार्य जी जारी रखेंगे। माननीय आचार्य जी से निवेदन करता हूं कि वे अपनी कक्षा को स्वीकार करके करने का कष्ट करें। जी आचार्य जी। जी बहुत धन्यवाद सुनील जी। ये अच्छा प्रकल्प, मुझे बाद में इनसे मेरी बात हुई तो ज्ञात हुआ छात्रों के जो इनके अपने छात्र हैं उसके अतिरिक्त अन्य लोग भी हैं। तो यह कुछ मेरी व्यस्तता कहिए या इनकी व्यस्तता कहिए, यहाँ हमारा इस विषय में पूर्व में चर्चा नहीं हो पाई, तो मैं केवल पाठ्यक्रम तक केंद्रित रहा जो विद्यार्थियों को है। तो आप काफी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं सुनील जी का भी धन्यवाद करता हूँ आप सबके साथ जुड़ने का। तो हमारा विषय जैसा कि बृहत संहिता के ऊपर है। बृहत संहिता, संहिता शास्त्र का, संहिता स्कंद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बृहत का अर्थ ही होता है विस्तृत, अर्थात जो विस्तृत हो, बहुत, जिसका विस्तार बहुत अधिक हो। और संहिता कहते हैं समष्टि रूपेण हिता विचारिता इति संहिता, जिसमें समष्टिगत चिंतन किया गया हो। तो बृहत संहिता में आचार्य ब्राह्म मिहिर ने एक भी विषय ऐसा नहीं है जिसको उन्होंने परित्यक्त किया हो। हर विषय को लेकर के उन्होंने अपनी लेखनी इसमें चलाई है। तो इसमें जैसा हमने पहले पढ़ा, जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट किसी भी शास्त्र का रहता है एथिक्स, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कि अगर हम डॉक्टर बनने वाले हैं तो उसके क्या एथिक्स हैं, अगर हम आर्किटेक्ट बनने वाले हैं तो उसमें क्या एथिक्स हैं जिसका हर आर्किटेक्ट को पालन करना है। तो ज्योतिषी के क्या एथिक्स होने चाहिए, क्या सिद्धांत हैं, क्या लक्षण है, क्या उसमें क्वालिटीज होनी चाहिए, उसको लेकर के आचार्य वराह मिहिर ने अपने ग्रंथ के आरंभ में ही सांवत्सर सूत्राध्याय, सांवत्सर सूत्र अध्याय, इस नाम से एक अध्याय की रचना की है। उसमें सांवत्सर के क्या लक्षण होंगे उसकी चर्चा उन्होंने विस्तार से की है। जैसा कि मैंने पिछले सत्र में भी चर्चा की थी कि जो संवत्सर है वर्ष, उसको संवत्सर कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि सम्यक वसंति ऋतुमास पक्ष तिथि दिनादया यस्मिन इति संवत्सर, जिसमें ये सब अच्छे प्रकार से रहते हैं। क्योंकि हमें जो भी फल मिलता है, अच्छा शुभ अशुभ जो भी हमारे साथ घटित होता है, वह एक संवत्सर में ही घटित होता है, समयबद्ध है, समय के अधीन ही है। वह समय किसी ना किसी वार के अंतर्गत आएगा, वह समय किसी ना किसी तिथि के अंतर्गत आएगा, वह समय किसी ना किसी मास के अंतर्गत आएगा, वह समय किसी ना किसी पक्ष और दिन या वर्ष के अंतर्गत होगा। इसलिए उस समय की शुभता और अशुभता का विचार यह ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। कोई भी समय को हम शुभ अथवा अशुभ नहीं कह सकते, अपितु जो हम कार्य करने वाले हैं उस कार्य के अनुरूप समय की शुभता और अशुभता निर्धारित होती है। वह उस कार्य की प्रकृति के अनुरूप, उस कार्य की प्रकृति कैसी है। यदि वह कार्य मृदु कार्य है तो मृदु संज्ञक नक्षत्रों में होगा, अर्थात यदि वो अच्छा काम है तो नक्षत्रों का विभाग मृदु, क्षिप्र, तीक्ष्ण, ऐसे अनेक विभागों में किया गया है। कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जिसमें जो कठोर कार्य है उसको करने का निर्देश है। जैसे पशुओं को ट्रेनिंग देना है तो उसके लिए तीक्ष्ण नक्षत्रों की चर्चा है। जैसे लोग जो कुत्ते को अथवा घोड़े को सिखाते हैं तो उसके लिए भी मुहूर्त चिंतन की बात की गई है। इस मुहूर्त में उस कार्य का आरंभ करना है और उसके लिए कौन सा समय शुभ है वह उस कार्य की प्रकृति पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि कोई भी हम पूर्णा तिथि देखें अथवा हम पूर्णिमा देखें अथवा ऐसी कोई भी शुभ तिथि देख करके हम किसी भी कार्य का आरंभ कर लें, अथवा रिक्ता तिथियां, अमावस्या इत्यादि का विचार कर किसी भी कार्य को आरंभ ना करें।
कौन सा कार्य की स्थिति में किया जाना है वह विशेष है, और उसका ज्ञान होता है होरा शास्त्र के अंतर्गत। उसी को संवत्सर सूत्र, संवत्सर को जानने वाला संवत्सर हुआ ज्योतिषी, और उसके विविध प्रकार के लक्षणों की चर्चा इस ग्रंथ में अति विस्तार से आचार्य ने की है, जो हमने पिछली बार भी आपको बताया था। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण, इस पूरी पुस्तक में, पूरे ग्रंथ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण यदि कोई अध्याय है तो वह यही है, संवत्सर सूत्राध्याय। और यह प्रत्येक ज्योतिष के अध्येता को इसका ज्ञान भी होना चाहिए। तत्र सांवत्सरो विजातः प्रियदर्शनो विनीत वेशः सत्याभाग अनसूयका, इस प्रकार से उन्होंने सांवत्सर के लक्षणों की चर्चा की है। तदनंतर चाराध्यायों की चर्चा उन्होंने की। इसमें सर्वप्रथम आदित्य चाराध्याय हमें प्राप्त होता है, जिसमें सूर्य के विषय में वर्णन किया गया है। सूर्य ग्रहण जब होता है तो उस ग्रहण के क्या फल हो सकते हैं, तो उसके लिए एक शब्दाचार्य ने दिया तामस कीलक। तो तामस कीलक क्या है? वो एक आकृति है जो ग्रसित किए गए सूर्य में दिखाई देती है। जिस प्रकार से आज के वैज्ञानिक जब सूर्यादि ग्रहण होते हैं तो उनको यंत्रों के माध्यम से देखते हैं, तो उस समय भी जो प्राचीन काल के देवज्ञ होते थे वह भी उस समय की जो ग्रसित सूर्य चंद्र आदि की स्थिति होती थी उसका अध्ययन करते थे, उसको देखते थे। तो उस ग्रसित सूर्य चंद्र इत्यादि के समय जो सूर्य की आकृति बनती है, उस आकृति के फल स्वरूप जो परिणाम उसके संभावित हैं, उसकी चर्चा तामस कीलक इत्यादि के माध्यम से की गई है। तो उसमें लिखा है इन्होंने कि कौन सी आकृति होने पर क्या फल होगा। कह रहे जिन जिन देशों में तामस कीलक आदि का दर्शन हो, उन उन देशों में राजाओं को दुख होता है। तो ग्रहण क्योंकि स्थान के अनुसार लगता है, और जो ग्रहण जिस स्थान पर लगता है ग्रहण का फल उसी स्थान पर होता है। ऐसा नहीं है कि ग्रहण अमेरिका में लग रहा है तो उसका फल भारत में मिलेगा। यहां पर ग्रहण होगा वहीं पर उसका फल भी होगा। हेलो जी जी, आदित्य जी कुछ कह रहे हैं? गुरुजी, ये हमारा फर्स्ट सेम था। फर्स्ट सेम में ये सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके हमने एग्जाम भी दे दिया। आपको हमें सेकंड सेम का पढ़ाओ ना। इसमें क्या है? आदित्य, हाँ जी गुरुजी। ये सामान्य परिचर्चा है, ठीक है। ज्योतिष के बच्चे भी कुछ कक्षा के बिंदु लिए गए, कुछ सामान्य परिचर्चा है। तो बीच में ना वो एंट्री मत करो, आपको जो प्रश्न होगा वो बाद में आप पूछेंगे, ठीक है। ये तो है गुरुजी, लेकिन हमारे तो पेपर तो हो ही गए हैं ना इसके, तो फर्स्ट सेम के तो जो हमको संवत्सर सूत्र। अगर आपका सेकंड सेमेस्टर में कोई विषय हो तो मुझे बता दीजिए, उस पे हम बोल देंगे। कोई नहीं आचार्य जी, आप इसको कंटिन्यूस करिए, कोई नहीं, मैं इसके बाद में चर्चा करता हूँ। नहीं, यदि है भी सुनील जी तो इसी ग्रंथ में, वो ग्रंथ तो है मेरे पास, उसी पे आगे उस अध्याय में भी जा सकते हैं ना। कोई नहीं, इस पे आप कंटिन्यूस करिए, कोई नहीं, मैं इसको देखता हूँ। अच्छा। तो इसी प्रकार से जो सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, बुध है, गुरु शुक्र इत्यादि, इन समस्त ग्रहों की जो ग्रहों की आकृति है उसके अनुसार उसका क्या फल होना है, उसकी चर्चा इन चार अध्यायों में की गई है। ऐसे ही नक्षत्रों की भी आकृति को देख करके, सप्तऋषि की आकृति को देख करके कि उनकी आकृति कैसी है, उसके अनुसार क्या शुभाशुभ फल उस स्थान पर रहने वाले लोगों को प्राप्त होगा, उसकी चर्चा इस अध्याय में की गई है। तो आगे चल करके भूकंप लक्षणाध्याय भी हमें इसी पुस्तक में प्राप्त होता है कि भूकंप के विषय में यहाँ पे जो नक्षत्र हैं उनको मंडलों में बांटा गया है।
उसमें से कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जो वायव्य मंडल के हैं, कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जो आग्नेय मंडल के हैं, कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जो ईशान मंडल के हैं। तो इन मंडलों में से जिस दिन भूकंप आए उस दिन कौन सा नक्षत्र है, उसके आधार पर यह तय होता है कि जो अगला भूकंप है वो कितने दिन बाद अथवा कितने मास के बाद संभावित है, और वो भूकंप के बाद क्या क्या संभावनाएं हैं। जैसे इसमें लिखा है शस्त्र जीवी, वैद्य, कवि, गान विद्या जानने वाले, व्यापारी, शिल्पी, इन कार्यों को करने वाले लोगों को भूकंप में पीड़ित होने की संभावना है। तो कोई घटना घटित हुई, भूकंप आया, वह जिस नक्षत्र में आया उस नक्षत्र के उपरांत पुनः उसकी पुनरावृत्ति कब संभावित है, और उस पुनरावृत्ति में कौन कौन से लोगों को हानि हो सकती है, यह चर्चा भूकंप लक्षणाध्याय में हमें प्राप्त होती है। ऐसे ही परिवेश लक्षणाध्याय और इंद्रध्वज संपदाध्याय है। तो इंद्रध्वज का भी अभिप्राय वही है जो हम देखते हैं आकाश में इंद्रधनुष जिसको कहा है, तो वह कब किस दिशा में दिखाई दे रहा है और कितने समय तक दिखाई दे रहा है, उसके अनुसार उसका शुभाशुभ फल विचार इस ग्रंथ में किया गया है। गंधर्व नगर लक्षणाध्याय, तो गंधर्व नगर लक्षणाध्याय है कि जो हमें आकाश में एक नगर की आकृति अथवा कोई भी आकृति दिखाई दे, तो वह आकृति किस दिशा में है। यदि उत्तर दिशा में वह आकृति हमें दिखाई देती है, कई बार हम यात्रा करते हैं तो रास्ते में चलते हुए हमें आकाश में एक आकृति दिखाई देती है, और उस आकृति की रिजेम्बलेंस, उसकी जो साम्यता है, हम वास्तविक किसी आकार से करने का प्रयास करते हैं। तो यदि वह आकृति उत्तर दिशा में दिखाई देती है तो पुरोहित वर्ग, अगर वही आकृति पूर्व दिशा में दिखाई दे तो राजा के लिए हानिकारक है, यदि उत्तर में हो तो पुरोहितों के लिए हानिकारक है, दक्षिण में हो तो सेनापति के लिए हानिकारक है, और पश्चिम में हो तो युवराज के लिए हानिकारक है। यदि वह जो आकृति बन रही है वह श्वेत वर्ण की हो तो ब्राह्मणों के लिए हानिकारक है, लाल रंग की हो, उसमें लालिमा दिखाई दे तो क्षत्रियों के लिए, पीले रंग का दिखाई दे वह जो मेघ है उसमें पीलापन हो, बिल्कुल पीली तो नहीं होगी, थोड़ा सा भी उसमें पीलापन दिखाई दे तो वैश्यों के लिए, और थोड़ा कालापन दिखाई दे तो शूद्रों की नाशक है। तो यह गंधर्व नगर लक्षणाध्याय में इसकी चर्चा हमें प्राप्त होती है। और कह रहा है कि यदि प्रतिदिन हर समय गंधर्व नगर दिखाई दे, वो बारंबार रिपीट होता रहे, आपने एक बार देखा फिर दिखाई दे रहा है, फिर दिखाई दे रहा है, बारंबार दिखाई दे रहा है, तो राजा और राष्ट्र दोनों को भय देने वाला है। तो उस जो राजा है उसके लिए भी अच्छा नहीं है और राष्ट्र के लिए भी अच्छा नहीं है। यदि धूम, अग्नि या इंद्रधनुष की कांति वाला हो तो चोर और वनवासियों का नाशक होता है। यदि धुआं, अग्नि इस तरह का, उसका इंद्रधनुष इस तरह का दिखाई दे तो वह चोरों के लिए हानिकारक है। जिस समय आकाश में अनेक वर्ण युक्त पताका, ध्वज या पुरद्वार की तरह गंधर्व नगर दिखाई दे, उस समय युद्ध में हाथी, मनुष्य और घोड़ों का रक्त पृथ्वी अधिक पान करती है। तो कई बार आकाश में ऐसा इंद्रधनुष दिखाई दे, ऐसा गंधर्व नगर दिखाई दे जो अनेकों वर्णों से युक्त हो, उसमें ध्वजा की आकृति हो, झंडे जैसी आकृति हो, तो ऐसा दिखाई दे तो उस स्थान पर, उस जो क्षेत्र है, यहां से वो दिखेगा गंधर्व नगर। उस एरिया में, उस क्षेत्र में जो मनुष्य, हाथी इत्यादि, घोड़े इत्यादि, इनका नाश होता है। तो यह वर्णन गंधर्व नगर लक्षणाध्याय में हमें प्राप्त होता है। तो ऐसे ही आगे चल करके उत्पाताध्याय की चर्चा है। उत्पाताध्याय में कहा है कि जब मानव
पृथ्वी पर बहुत से पाप एकत्रित होते हैं, करते रहते हैं लोग पाप, तो उन पापों के फलस्वरूप प्रकृति में विविध प्रकार के उत्पात होते हैं और उसके निवारण के लिए विभिन्न प्रकार की शांतियों की चर्चा भी की गई है। सूर्य आदि ग्रह और नक्षत्रों के विकार युक्त होने का नाम दिव्य, उल्का निर्घात, विकार युक्त वायु, सूर्य चंद्र का परिवेश, गंधर्व नगर, इंद्रधनुष आदि, ये सब उत्पात हैं। यदि आकाश में गंधर्व नगर दिखाई दे रहा है तो यह एक प्रकार का उत्पात है और भविष्य में घटित होने वाले अशुभ घटनाओं का सूचक है। इसी प्रकार से यदि उल्का पिंड आकाश से गिरता हुआ दिखाई दे रहा है तो उसको भी आचार्य ब्राह्मण ने एक उत्पात माना है और उस उत्पात के फलस्वरूप विविध प्रकार के जो परिणाम है वह घटित होते हैं। इसी प्रकार से सूर्य चंद्र का परिवेश भी एक उत्पात है। जो सूर्य के चारों तरफ अथवा चंद्र के चारों तरफ एक बिंब सा दिखाई दे तो उसको परिवेश कहते हैं। तो वह परिवेश भी यदि दिखाई देता है तो उसको भी उत्पात माना जाता है। उस उत्पात के फलस्वरूप भी उसके अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से शिवलिंग, देव मूर्ति और देव स्थानों का बिना कारण से फटना, एकदम से कोई शिवलिंग वो फट जाए अथवा कोई प्रतिमा है प्राचीन, बहुत सालों से प्रतिष्ठित और पूजित है, उसमें विकार आ जाए, वह फट जाए, उसमें कंपन होना, पसीना होना, उनका रोना, गिरना, उनमें शब्द होना, ये सब भी उत्पात माने जाते हैं। प्रतिमाओं की आंखों से आंसू गिरने लगे तो ये भी एक उत्पात माना गया है। तो ये उत्पात भी उस देश और उस स्थान के राजा के लिए शुभ नहीं माने गए। देव स्थानों के में यात्रा के समय गाड़ी की धुरी, पहिया, युग या ध्वजा का भंग होना, गिरना, उलटना, साधन या कहीं पर चिपट जाना देश और राजा के लिए शुभकारी नहीं है। कोई गाड़ी है वो जा रही है तीर्थ यात्रा पर और रास्ते में कुछ एक्सीडेंट हो जाए तो इसको भी भविष्य के लिए शुभ सूचक नहीं माना जाता। कोई गाड़ी विशेष रूप से चलाई गई है तीर्थों की यात्रा के लिए, किसी विशेष धार्मिक अनुष्ठान के संपादन के लिए सरकार के द्वारा, और उसी गाड़ी के साथ यदि कुछ दुर्घटना घटित होती है तो इसको भी एक विकार माना गया है, इस उत्पात माना गया है और इसको शुभ नहीं माना गया। और उसके लिए विविध प्रकार की जो शांति है, अगर ऐसा उत्पात घटित होता है तो उसके लिए विविध प्रकार की शांतियां की जाएंगी, अनुष्ठान किए जाएंगे और उन अनुष्ठानों में हवन इत्यादि, होम इत्यादि का संपादन किया जाता है, कुछ मंत्रों का उच्चारण किया जाता है जिसके माध्यम से इस प्रकार के जो संभावित उत्पात हैं उनसे हमें भय ना हो। तो ये उत्पाताध्याय में सस्या वैकृतम, फसल को देख करके उसमें क्या उत्पात हो रहे हैं, उससे संभावनाएं क्या बन रही हैं। वृक्ष वैकृतम, वृक्षों के अंदर जो विकार आते हैं उससे क्या उत्पात की संभावना है। वृष्टि वैकृतम, जो बारिश है, वर्षा है। जल वैकृतम, जो नदियां हैं उनमें, उनको देख करके क्या संभावनाएं हैं विकार की। तो ये सारी चर्चाएं उत्पाताध्याय में हमें प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त अंग विद्या अध्याय, यह भी इस ग्रंथ में दिया गया है जो कि बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। अंग विद्या से अभिप्राय है कि कोई हमसे प्रश्न पूछने के लिए आया तो उसकी अंगों को देखकर, प्रश्नकर्ता की दिशा, उसकी वाणी, उसका स्थान और उससे लाई हुई वस्तु को देखते हुए प्रश्नकर्ता के अपने और वहां पर स्थित दूसरे के अंग की घटना देखकर तथा समय को अपनी बुद्धि से विचार कर शुभाशुभ फल विचार किया जाता है। कि कोई मनुष्य प्रश्न करने के लिए आपके पास आया तो उसका क्या फल होगा। यदि कोई मनुष्य मुस्कुराता हुआ फल लेकर के आपके पास आता है तो उसके लिए कहा कि यह वहां प्रश्न करना शुभ होता है, जो उसने प्रश्न किया है उसका उत्तर देना
शुभ है। ज्योतिषी के पास कोई भी प्रश्न पूछने आता है, ऐसा कोई शास्त्र कहता है कि ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आपको हर व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर देना ही है। यदि वह व्यक्ति केवल परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न करने आया है तो ऐसे व्यक्ति के उत्तर देने के लिए शास्त्र ने अनुमति नहीं दी है। इसके अतिरिक्त कहां पर स्थान कौन सा है आपके ज्योतिष देखने का, उसका भी महत्व है। जो ज्योतिष है, प्रश्न है, उसका जो स्थान है उसकी प्रधानता है। ऐसा नहीं कहीं भी हम बैठे हैं, यात्रा में हैं, बस में बैठे हैं, वहीं पर अपना किसी ने कहा कि हमारी कुंडली देख लीजिए, तो आपने तुरंत मोबाइल अपना निकाला, लैपटॉप निकाला और उसमें कुंडली बनाई और देखनी शुरू कर दी। तो इसकी भी अनुमति आचार्य वराह मिहिर ने नहीं दी है। तो कोई शुभ स्थान हो आपका, यहाँ बैठ करके आप निरंतर वहां पर कुछ अपना पूजा पाठ अनुष्ठान इत्यादि का संपादन भी करते हैं, तो ऐसे स्थान पर बैठ कर ही जो प्रश्न इत्यादि हैं उनका उत्तर देना चाहिए। ये एक फोन है, मैं अभी 2 मिनट के लिए बीच में बात करके फिर से दोबारा ज्वाइन करता हूँ। जी, इसी प्रकार से इस ग्रंथ में एक वास्तु विद्या अध्याय हमें प्राप्त होता है। वास्तु शास्त्र के विषय में, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भवन निर्माण की विधा, उस भवन का निर्माण कब करना है, तो उसमें आचार्य वराह मिहिर ने कहा है, स्वामी हस्त प्रमाणेन ज्येष्ठ पत्नी करेन वा, कि जो उसका जितना भी निर्माण है वो उस घर का जो स्वामी है उसके हाथ के प्रमाण से किया जाएगा। अर्थात जो हम घर बनाने वाले हैं उसका कवर एरिया कितना होगा, हमारे पास प्लॉट है तो उस प्लॉट के अंदर कितने भाग पर निर्माण किया जाएगा, इसका निर्धारण भी आचार्य वराह मिहिर ने वास्तु विद्या अध्याय में किया है। अगर हमारे पास मान लीजिए 1 एकड़ की जगह है, 1 एकड़ का स्थान है, तो उसमें से कितने स्थान का प्रयोग हमने भवन निर्माण के लिए करना है, और उसके उपरांत उसमें अगर बेडरूम बनना है तो उसका साइज क्या होगा, अगर उसमें किचन बननी है तो उसका साइज क्या होगा, कितने फीट चौड़ी और कितने फीट लंबी होगी, यह भी चर्चा आचार्य वराह मिहिर ने वास्तु विद्या अध्याय में की है। तो इसके अतिरिक्त उसमें मुहूर्त को भी विशिष्टता उन्होंने दी है, किस मुहूर्त में आपने गृहारंभ करना है, किस मुहूर्त में गृह प्रवेश करना है, किस मुहूर्त में शिलान्यास करना है। यह सारी चर्चाएं भी शिलान्यास के समय खात विचार, जो हम खात करते हैं, खनन करते हैं नींव के लिए, वह किस महीने में किस दिशा से आरंभ करना है, और प्रथम जो शिलान्यास है वह किस दिशा में किया जाएगा। तो वास्तु विद्या अध्याय एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसका बृहद संहिता का अध्याय है। और उससे पहले आचार्य वराह मिहिर ने यह भी चर्चा की है कि किसी व्यक्ति को किस स्थान पर रहना शुभ होगा, कि यदि कोई व्यक्ति है वह अपने लिए घर बनाना चाहता है तो वह किस नगर में जाकर के अपने लिए घर का निर्माण करे। उसके लिए दिल्ली में रहना शुभ है अथवा चंडीगढ़ में रहना शुभ है अथवा पंचकुला में रहना शुभ है, किस नगर में रह करके उसकी
भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति हो सकेगी। यह सारी चर्चाएं भी आचार्य वराह मिहिर ने इसी वास्तु विद्या अध्याय में की हैं। तो इसके अतिरिक्त जो भवन है उसके लिए ढलान किस तरफ रखी जाएगी, कौन सी मिट्टी, कौन सा जो भूमि है वो आपके लिए शुभ है, रहने के लिए भूमि चयन, भूमि परीक्षण, इस तरह के जो सिद्धांत हैं वह आचार्य वराह मिहिर ने अपने ग्रंथ बृहत संहिता के अंतर्गत वास्तु विद्या अध्याय में वर्णन किया है। और उसके उपरांत हमें इसी का एक भाग के रूप में प्रासादाध्याय प्राप्त होता है, जिसमें मंदिर निर्माण की चर्चा है कि जो मंदिर बनाया जाएगा वह उसकी जो जगती है वह कैसी होगी, जो उसका प्लेटफॉर्म है और उसका जो मंडोवर है, जो गर्भगृह है, वो वृत्ताकार होगा अथवा आयताकार होगा अथवा षटकोणाकार होगा, अष्टकोणाकार होगा, उसके स्तंभ किस आकृति के होंगे, गर्भगृह का उदुम्बर, उसकी जो देहली है वह किस प्रकार से होगी, उसके गर्भगृह का द्वार वो कहां पर निर्धारित किया जाएगा, और मंदिर का भी मुख्य द्वार के विषय में और द्वार के ऊपर बनने वाले गोपुर के विषय में भी चर्चा आचार्य वराह मिहिर ने की है। इसी प्रकार प्रतिमा लक्षणाध्याय भी आचार्य वराह मिहिर ने वर्णन किया है। इसमें विविध प्रकार की प्रतिमाओं के निर्माण के संबंध में चर्चा की गई है कि कौन सी प्रतिमा और उसके लक्षण कैसे होंगे, और लक्षण ही नहीं, उस प्रतिमा के जो शस्त्र और अस्त्र उनकी भी चर्चा, उस प्रतिमा का आकार कैसा होगा, यदि वह खड़ी हुई प्रतिमा है तब उसका साइज किस प्रकार से निर्धारित किया जाएगा, किस मंदिर के साइज में किस साइज की प्रतिमा प्रतिष्ठित की जाएगी। अगर हमारे पास बहुत ही बड़ा मंदिर है और उसमें हम प्रतिमा 3 फीट की रख दें तो उसको शुभ नहीं माना गया, और मंदिर बहुत ही छोटा है और उसमें प्रतिमा बहुत हम ऊंची प्रतिष्ठित कर दें तो उसको भी वास्तु शास्त्र के अनुसार आचार्य वराह मिहिर ने शास्त्र सम्मत नहीं माना। तो ये सारे जो वर्णन है वो प्रतिमा लक्षणाध्याय में प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से एक अध्याय है वज्र लेपाध्याय, तो उसमें इस प्रकार के वज्र लेप का वर्णन है। जानते हैं कि भवन को जब निर्माण किया जाता है तो उस समय आजकल हम सीमेंट, रेत इत्यादि का उपयोग करते हैं, परंतु उस समय जिस साधन का प्रयोग होता था उसको वज्र लेप कहा जाता था, अर्थात वह लेप, ऐसा लेप जो वज्र के समान हो। तो उसके निर्माण की विधि क्या है उसकी चर्चा आचार्य वराह मिहिर ने वज्र लेपाध्याय में की है। तो निर्माण के लिए उन्होंने कुछ पेड़ पौधे, वृक्ष, उनकी लकड़ी और इसके अतिरिक्त कुछ पशुओं का जो मांस है उसको भी उसी में समाहित करने की बात की है। 2 प्रकार की विधियां दी हैं, एक पशुओं के मांस इत्यादि से निर्मित होने वाला और एक वृक्षों की वनस्पति इत्यादि से निर्मित होने वाला वज्रलेप। तो उसको किस विधि से निर्माण करना है, उसको एकत्रित करके जल में गर्म करना है, कितना गर्म करना है कि वज्रलेप के रूप में परिणत हो जाए। तो यह सारी चर्चा आचार्य वराह मिहिर ने वज्रलेपाध्याय में दी है, और उस लेप का प्रयोग करने पर कितने वर्ष तक जो वह घर है वह सुरक्षित रहेगा, इसका निर्धारण भी आचार्य वराह मिहिर ने अपने ग्रंथ बृहत संहिता में किया है। इसी प्रकार से गर्भ लक्षणाध्याय की चर्चा है, जिसमें जो मेघ है वो कब गर्भ धारण करते हैं, कब उनकी जो उनका जो जल है गर्मी के दिनों में कितना उन्होंने जल को अपने में समाहित कर लिया है, उनकी आकृति को देख करके जिस नक्षत्र में वृष्टि हुई, जिस दिन वर्षा हुई, वह वर्षा किस नक्षत्र में हुई है, उस समय नक्षत्र कितना बीत चुका था,
उसके आधार पर अगली वर्षा की तिथि क्या होगी, उसके कितने दिन बाद, कितने दिन के पश्चात पुनः वर्षा की संभावना है, यह भी चर्चा आचार्य वराहमिहिर ने अपने इसमें बृहद संहिता में की है। तो प्रकार से यह जो शास्त्र है, यह जो ग्रंथ है बृहद संहिता, ये बहुत विस्तृत ग्रंथ है और इसके एक एक अध्याय का अपना महत्व है। और उस अध्याय को एक 2 दिन में, हम कहें 2 लेक्चर में उसको कह पाना बहुत संभव नहीं है, परंतु केवल एक आपको इंट्रोडक्शन की बृहद संहिता इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसका ज्ञान प्रत्येक ज्योतिषी को निश्चित रूप से होना चाहिए, इसका अध्ययन व्यक्ति को करना चाहिए। और अध्ययन क्रम में यहाँ कहीं दिक्कत आए तो अपने ज्येष्ठों से उसके विषय में चर्चा परिचर्चा भी करनी चाहिए। तो इतना कह करके आपका कोई प्रश्न हो, पिछले सत्र में भी प्रश्न नहीं हो पाए थे तो मैं उसके लिए प्रस्तुत हूं, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो। जी राहुल कौशिक जी। नमस्कार गुरु जी। जी जी सर, मेरे मन में कुछ प्रश्न है। जैसे कि आपने हमें अध्याय के बारे में बताया, ठीक है, बृहद संहिता के अंदर है जो, तो गुरु जी क्या हर एक अध्याय का महत्व अलग है? जी बिल्कुल, एक एक अध्याय जो आचार्य वराहमिहिर ने उसमें जानकारी दी है, उसको लेकर के एक एक अध्याय के ऊपर एक एक पुस्तक अथवा एक एक शास्त्र वह लिखा जा सकता है। जैसे वृष्टि से संबंधित, वर्षा से संबंधित अध्याय है, वो आज के मौसम विज्ञान से संबंधित अध्याय है। तो आज भी जो मौसम वैज्ञानिक है, समाचारों में वो जो वर्षा के संभावना के बारे में बताते हैं, तो उस संभावना के बारे में जब बताते हैं तो कई बार वर्षा होती ही नहीं उस दिन। और संहिता में आचार्य वराहमिहिर ने उसी वर्षा को लेकर के वृष्टि अध्याय में कहा है कि वर्षा कब होगी, इसका विचार कैसे करना है। तो इस प्रकार से हर जो अध्याय है वह महत्वपूर्ण है। और गुरु जी, जैसे कि आपने वराहमिहिर जी के बारे में बताया जो कि विक्रमादित्य के समय में थे, लेकिन उससे पहले के जो ज्योतिष हुए, भृगु ऋषि हुए हैं, उनने बहुत अच्छा लिखा ज्योतिष के बारे में। तो जैसे कि उस बारे में क्या गुरु जी, मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा इस बारे में। भृगु ज्योतिष। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि वराहमिहिर ही केवल एक ज्योतिषी है, हमारे तो जहाँ भृगुरत्रि वशिष्ठ पूरी परंपरा है ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तकों की। हर आचार्य ने, हर ऋषि ने, भृगु संहिता हो गई, पराशर संहिता होगी, अनेक ग्रंथों की रचना की है। परंतु उसमें आचार्य वराहमिहिर का, जैसे कालिदास से पहले भी बहुत से साहित्य के विद्वान हुए, या पाणिनि से पहले भी व्याकरण के बहुत से विद्वान हुए, इसी प्रकार से वराहमिहिर से पहले भी ज्योतिष के अनेकों विद्वान हुए। परंतु केवल वराहमिहिर की प्रतिष्ठा इसलिए अधिक होगी क्योंकि उनका जो अध्ययन था वो बाकियों से कुछ हट करके था। उन्होंने तीनों स्कंदों पर कार्य किया, तो उनको भी पढ़ना चाहिए। जिस प्रकार से पाणिनि की व्याकरण एक आधार बन गई व्याकरण का, उसी प्रकार से वराहमिहिर की बृहद संहिता समस्त संहिता ग्रंथों में श्रेष्ठ बन गई। और एक गुरु जी, जैसे कि आपने बताया था कि कुंडली देखने के लिए स्थान भी होना चाहिए और समय भी होना चाहिए, क्या ये बृहद संहिता में सारी बातें विस्तृत रूप से दे रखी है उसमें जिस श्लोकों के माध्यम से? हाँ, बृहद संहिता संहिता स्कंद के अंतर्गत ग्रंथ है। ठीक है जी। तो आचार्य वराहमिहिर ने तीनों स्कंदों पर ग्रंथ लिखे हैं। जो होरा स्कंद है उस पर रचित ग्रंथ का नाम है बृहद जातकम। एक मिनट गुरु जी, बृहद जातकम, बृहद जातकम और लघु जातकम, ये 2 ग्रंथ आचार्य वराहमिहिर की रचना है। उसमें उन्होंने कुंडली, जो कुंडली जिसको हम कहते हैं, जिसमें बच्चे के जन्म के समय ग्रह स्थिति के आधार पर जी घटित होगा, कब घटित होगा, इसकी विस्तृत चर्चा आचार्य वराहमिहिर ने बृहद जातक ग्रंथ में की है। तो इसके लिए, कुंडली के अध्ययन के लिए आपको बृहद जातक और लघु जातक, इन दोनों ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। जी, किसी और का प्रश्न हो कोई?
प्रणाम गुरुजी। जी 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 प्रणाम। मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे अगर हम ये ज्योतिष शास्त्र में चाहे कुंडली वाला है जो सरल तरीके से हमें समझ आ जाए, ऐसा कोई ग्रंथ है जो हम पढ़ के वैसे ही अध्ययन के लिए, समझने के लिए हिंदी माध्यम से? हाँ, इसमें देखिए, एक तो ये लघु जातक और बृहद जातक तो ग्रंथ है ही। जातक पारिजात है, सारावली है। तो इनमें से कोई भी एक ग्रंथ लेकर के आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। लघु पाराशरी है, मुहूर्त चिंतामणि है, मुहूर्त शास्त्र का ग्रंथ। तो इनमें से इन सब की टीकाएं हिंदी में भी आज प्राप्त होती हैं। लोगों ने इसके ऊपर व्याख्याएं की हैं, इन ग्रंथों के ऊपर श्लोक हैं और श्लोकों की व्याख्याएं भी हैं मार्केट में। तो आप कोई भी एक ग्रंथ लेकर के उसका अध्ययन आरंभ कर सकते हैं। जी गुरु जी। जी। किसी और प्रतिभागी का कोई प्रश्न? हाँ जी गुरुजी, मेरा प्रश्न है। जी हाँ जी गुरुजी प्रणाम। जी जी जी, ये आपने जो गंधर्व लक्षण अध्याय में जैसे बात की हमने लास्ट में, कि जिस जब आकाश में नाना प्रकार के वर्ण संपन्न पताकाएं, ध्वज इत्यादि जब दिखें, तो जी युद्ध में हाथी घोड़े मनुष्यों का जो रुधिर है वह अधिकतर पृथ्वी पान करती है। जी। तो ये जैसे 5वीं शताब्दी में लिखे हुए ग्रंथ है, तो क्या हम आज के परिवेश में इसको परिभाषा को थोड़ा बदल सकते हैं? जैसे कि आजकल जो युद्ध होते हैं वह हाथी घोड़ों से नहीं लड़े जाते, और अब तो जैसे एआई आ गई या कुछ और भी परमाणु इत्यादि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, तो इनसे युद्ध लड़े जाते हैं। तो इनमें हम क्या इसको समझेंगे? मतलब यहाँ पे जैसे इनके रुधिर की बात करी गई है, मनुष्य तो है, चलो मनुष्य का तो रुधिर वो तो एक है, लेकिन ये हाथी और घोड़े जैसे बात की है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ही। अब उन्होंने कहा कि ये युद्ध भूमि में अभिप्राय यह है कि जन धन की हानि होगी। तो पहले पशुधन था और मनुष्य जन तो धन है ही, तो दोनों प्रकार की हानि को हानि कहा जाता था। आज भी जब युद्ध होता है, अभी अपना रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो उसमें अनेकों मनुष्यों की हानि तो हो ही रही है। उसके साथ साथ बड़े बड़े जो भवन हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनकी भी हानि हो रही है। उसमें भी पैसा जो लगा हुआ है इतना, वो सारा नष्ट हो रहा है। तो केवल युद्ध होगा और युद्ध में जन धन की हानि होगी, इतना उसको समझा जा सकता है, क्योंकि उस समय हाथी घोड़े इत्यादि युद्ध का एक भाग होते थे। आज के समय में जो युद्ध के टैंक हैं, गाड़ियां हैं, वो युद्ध का एक भाग है। तो युद्ध में टैंक भी नष्ट होंगे, हथियार भी नष्ट होंगे, मनुष्य भी नष्ट होंगे, ऐसा परिवेश दिखाई देगा। तो इसके अतिरिक्त यहाँ कहीं केवल युद्ध के अतिरिक्त भी कुछ ऐसे भी श्लोक हैं जिसमें आचार्य वराहमिहिर ने ये कहा है कि ऐसा परिवेश दिखाई देने पर पशुओं की हानि होगी, अथवा पक्षियों की हानि होगी, अथवा केवल मनुष्यों की हानि होगी, ऐसा भी लिखा है। तो ऐसी स्थिति में जो बर्ड फ्लू पीछे फैला था, जिसमें अनेकों पशुओं की हानि हुई, और पीछे जो गाय है उसके लिए एक बीमारी कोई फैली थी, तो वो परिवेश दिखने पर जो हानि की संभावना है वो उस पशु वर्ग से संभावित है। तो उसका विचार किया जा सकता है। आज के समय में भी यदि घटनाएं जब जब ऐसी घटित हुई हैं, उस समय आकाशीय स्थिति का विचार किया जाए, चिंतन किया जाए, अवलोकन किया जाए, तो हम आचार्य वराहमिहिर द्वारा कहे गए जो सिद्धांत हैं उनकी सत्यता की जांच कर सकते हैं। जी धन्यवाद। दूसरा मेरा प्रश्न इसी में है, जैसे गंधर्व लक्षण की हमने बात करी, तो गंधर्व नगर जैसे आपने कहा कि आसमान में हमें दिखता है, तो क्या हम गंधर्व नगर उसकी बात करते हैं जो बादलों की आकृति में हमें दिखते हैं, या कोई अन्य? क्योंकि थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था, डॉक्टर गणेश त्रिपाठी जी हैं भोपाल से प्रोफेसर, उन्होंने अपनी यूट्यूब पे डाला था कि चाइना में कभी पहले ऐसा ही गंधर्व नगर एक दिखा था जब कोरोना आया था, उससे पहले की बात, कुछ ऐसा उन्होंने डाला। तो मेरे को यही समझना है कि वो क्या गंधर्व नगर को हम कैसे पहचाने, कोई बार ऐसे? बिल्कुल वही गंधर्व नगर है जो आकाश में हमें बादलों की आकृति के रूप में दिखाई देता है। तो उसमें विविध प्रकार की आकृतियां शास्त्र में दे रखी हैं कि यदि हमें ऐसी आकृति दिखाई दे तो उसका यह फल होगा, यदि वैसी आकृति दिखाई दे तो उसका यह फल होगा। इसी बृहद संहिता में ही आपको गंधर्व लक्षणाध्याय में मिल जाएगा। और जैसा चाइना की बात की, तो वो जो वहां पर गंधर्व नगर दिखा था और उसका फल जो था शास्त्र में लिखा है वही घटित भी हुआ।
तो उसमें जीवाणु के द्वारा मनुष्य की हानि ऐसा फल था और वह घटित हुआ। और उसको पहचानने के लिए निरंतर आपको आकाश दर्शन की आदत डालनी होगी। प्रतिदिन आप आकाश को देखेंगे और जब जब ऐसे गंधर्व नगर दिखाई दिए, उन नगरों को, उन तिथियों को नोट करेंगे, उनकी फोटो लेंगे गंधर्व नगरों की, और शास्त्र में उसका फल देखेंगे। आप 2, 3, 5, 10, 15 बार जब अभ्यास कर लेंगे तो आपको वो गंधर्व नगर सहजता से पहचानने में आने लगेगा। जी, धन्यवाद। तीसरा इसी में मेरा एक क्वेश्चन और था, जो वज्रलेपाध्याय के बारे में बात की आपने, ये मैंने भी एक इसमें ही कहीं पढ़ा था, मुझे अभी याद नहीं है, बट वहां भी लिखा था कि गाय का मांस उसमें कृषि में भी हम डाल सकते हैं उसके उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए। और जैसे आपने भी कहा कि इसमें विभिन्न पशुओं के मांस की भी बात करी गई और विभिन्न पेड़ पौधों के जो लकड़ी है उसकी बात करी गई, उसको मिलाकर के लेप बना करके हम वज्र लेप बनाते थे। तो क्या यहाँ पर जो मांस की बात करेगी ये, या जैसे अब गाय है तो उसका मांस को फिर हम कैसे एडजस्ट करेंगे? क्या हम इसको ऐसे माने कि या गाय जब मृत अवस्था में है, अपने आप से उसने देह त्याग दी है, उसके बाद उसके मांस को लिया जाए? क्योंकि जीते जी तो हम ऐसा नहीं कर सकते और ये एक होगा, तो इसमें थोड़ा सा मैं आप प्रकाश डालें। ऐसी देखिए, जीवित तो गाय की हत्या तो है ही नहीं, कहीं करनी ही नहीं है अपने स्वार्थ के लिए। वज्रलेप से महत्वपूर्ण तो गाय ही है। तो ऋषियों ने केवल हर चीज का उपयोग, जो दधीची हैं उन्होंने तो अपनी अस्थियां भी दे दी लोक कल्याण के लिए। तो लोक कल्याण की भावना से यहाँ कार्य होना है। केवल मृत पशुओं के लिए, जो मृत हो, ताजे मरे हुए पशु हो, उनके लिए ये चर्चा है। ऐसा नहीं है कि जीवित कोई पशु है, गाय क्या कोई भी पशु, उसको मारने के योग्य तो नहीं माना गया। और केवल अपना वज्र लेप बनाने के लिए अथवा किसी भी स्थिति में, तो वो तो अवध्या है ही। और निश्चित रूप से जब मृत हो जाए पशु, तब उसके मांस का उपयोग वज्र लेप इत्यादि में करना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने और भी बहुत से पदार्थ दे रखे हैं, और उसमें यह भी है कि आवश्यक नहीं है कि आपको ये उपयोग करना ही है। उसमें कुछ उन्होंने पदार्थ दे रखे हैं, इनमें से जो अत्यावश्यक पदार्थ हैं उनको उन्होंने गृहीत किया है, और कुछ ऐसे पदार्थ हैं कि इनके स्थान पर ये भी आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है जी। हाँ, मैं यही इसी में कंफ्यूजन थी, क्योंकि यहाँ पर भी लिखा है एक और कि गाय भैंस बकरा आदि का सींग, तो सींग तो तभी मिलेगा जब, जैसे आपने कहा कि मृत अवस्था के बाद में, और वो स्वतः ही। ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। जी स्वागत। किसी और प्रतिभागी का कोई प्रश्न? अच्छा जी, मैं भी आपसे इस संदर्भ में एक निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जो वृक्ष संहिता की हमारी बात चल रही है, वराहमिहिर जी का ज्योतिष के क्षेत्र में अपना एक विशिष्ट अवदान रहा है। तो हमारे जो ज्योतिष शास्त्र से जुड़े हुए जो विद्यार्थी हैं या जो साधक हैं, जो किसी न किसी रूप में ज्योतिष का अभ्यास कर रहे हैं, वो वर्तमान समय में किस प्रकार से जो हमारा वृक्ष संहिता उसका उपयोग कर सकते हैं, और कोई वैज्ञानिक दृष्टि से कोई सर्वे इत्यादि भी इस प्रकार के हुए हैं या किए जा सकते हैं, उस पर भी आप थोड़ा सा प्रकाश डालें कि वृक्ष संहिता में जो प्रयोग दिए गए उनको अगर हम सर्वे के रूप में लोगों के बीच में लेके जाएं और उससे कोई आउटपुट आए जो ये स्थापित कर पाए कि वराहमिहिर जी ने जो लिखा वो आज भी लगभग 1500 वर्ष के बाद, 2000 वर्ष के बाद उतना ही सार्थक है जितना उस समय लिखा गया था। तो इस तरह से थोड़ा सा मार्गदर्शन करें कि कैसे उसका व्यवहारिक प्रयोग वो कर सकते हैं, और कोई सर्वे इत्यादि कोई भी आधुनिक तकनीक के माध्यम से। जी, इसमें देखिए, जितने विद्यार्थी हैं सब लोग एक एक अध्याय को लेकर भी यदि कार्य करेंगे तो उनका बढ़िया सर्वे हो जाएगा। जैसे इसमें संध्या लक्षण अध्याय है, जो संध्या है, संध्या काल है, उसके लक्षणों की चर्चा है कि शाम के समय आकाश कैसा दिखाई दे रहा है। तो आप उसको संध्या लक्षण अध्याय को पहले पढ़िए, उसको समझिए कि उसमें क्या कहा है आचार्य ने। कहीं दिक्कत हो तो विद्वानों से चर्चा कीजिए, उसको जान करके समझ करके प्रतिदिन जो सर्वेक्षण कीजिए, शाम के समय संध्या के लक्षण कैसे घटित हो रहे हैं और उसका क्या क्या फल कहा गया है, उनका विश्लेषण करना होगा कि फल वह घटित भी हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। यदि हो रहा है तो कितने प्रतिशत हो रहा है। इसी प्रकार से वात चक्राध्याय है, जो हवा का बहना है
उसके आधार पर वर्षा की संभावनाएं। तो एक एक व्यक्ति यदि एक एक अध्याय को लेकर भी उसका अध्ययन करता है, मनन करता है, चिंतन करता है और फिर उसको व्यवहार में उपयोग में लाने के लिए प्रायोगिक दृष्टि से प्रैक्टिकली उसका अनुभव करता है, तो आपके सामने जो उसका रिजल्ट है, परिणाम है, वह आ सकता है। ये वास्तव में सत्य है अथवा असत्य है, अथवा कितने प्रतिशत तक सत्य है। तो उसके लिए तो और कोई विकल्प नहीं है, स्वयं को ही, जिसको भी किसी इस पूरे बृहद संहिता के किसी भी अध्याय में रुचि हो और लगता हो कि मैं यह वाला काम, जैसे अब आदित्य चाराध्याय है, चंद्र चाराध्याय है, तो सूर्य की जो पोजीशन है वह तो पंचांग में दिखाई दे जाती है, सूर्य किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, और उस नक्षत्र में सूर्य के रहने का क्या फल है। तो आपने इस पुस्तक में से वो फल पढ़ा और फिर देखा कि संसार में जब तक सूर्य इस नक्षत्र में था, क्या वह फल घटित भी हुआ था अथवा नहीं हुआ था। तो इस प्रकार से आपको स्वयं ही यह विचार करेंगे, तभी उसमें ज्यादा आपकी जो पारंगता वह हो पाएगी। जी सुनील जी। जी जी धन्यवाद। इसके अलावा प्रतिभागियों में से किसी और का कोई प्रश्न बृहद संहिता के संदर्भ में या ज्योतिष के किसी भी परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि आचार्य देशबंधु जी ज्योतिष और वास्तु दोनों के क्षेत्र में अपनी गति रखते हैं, तो वास्तु से जुड़ा हुआ भी कोई प्रश्न अगर आपके मन में आ रहा है किसी के, तो आप सामान्य जो प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। गुरुजी, हाँ, एक प्रश्न और है ज्योतिष में ही, जैसे शुभ और अशुभ ग्रहों के बारे में हम बात करते हैं। तो मैं एक दिन किसी का एक तर्क वितर्क सुन रहा था, तो उसने कहा कि क्या ज्योतिष में पाप ग्रह भी होते हैं और क्यों होते हैं? क्योंकि ग्रहों को तो हम शुभ कहते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, तो इनको शुभ और अशुभ क्यों कहा गया है? लेकिन जैसे कि आपने कहा कि जात पारिजात है, और इन ग्रंथों में तो कहा भी गया है कि शुभ ग्रह कौन से और अशुभ ग्रह, उनका विभेद बताया गया है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि इसको कैसे हम अपने मन को शांत करें और दूसरों को बताएं कि क्यों यहाँ पर शुभ कहा गया और क्यों अशुभ कहा गया है? हाँ जी। अब देखिए, जो शुभ ग्रह है, ग्रहों का विभाग किया गया है, उसमें जो बृहस्पति और शुक्र, ये दोनों नित्य शुभ ग्रह हैं जो सर्वदा शुभ ही माने जाते हैं। और दूसरा है शनि मंगल, इनको नित्य पापी कहा गया है। सूर्य को क्रूर कहा गया है। जो चंद्र है, यदि वह बली है तो वह शुभ है, और यदि निर्बल है तो वह पापी है। तो बली चंद्र कब होता है? जब आकाश में उसका बिंब आधे से अधिक दिखाई दे, तब उसको बली माना जाता है, और आधे से कम दिखाई दे तो उसको निर्बल माना जाता है। इसी प्रकार से बुध है, वो यदि शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो, गुरु शुक्र के साथ, तो वह शुभ होता है, और पाप ग्रहों के साथ बैठा हो तो वह पापी हो जाता है। राहु केतु को तो पापी ही माना गया है। तो यह एक पक्ष है ग्रहों की शुभता और अशुभता का, जो नैसर्गिक है कि ऐसे ही रहते हैं। इसके अतिरिक्त हर व्यक्ति की कुंडली में कोई भी ग्रह शुभ भी हो सकता है और कोई भी ग्रह पापी भी हो सकता है। किसी के लिए शनि शुभ भी हो सकता है और किसी के लिए बृहस्पति पापी भी हो सकता है। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब आप देखेंगे कुंडली में कि कोई ग्रह किन भावों का स्वामी है। यदि बृहस्पति पाप भावों का स्वामी हो जाएगा तो वह अशुभ हो जाएगा, और शनि यदि शुभ भावों का स्वामी हो जाएगा तो वह शुभ हो जाएगा। तो यह जो शुभता और अशुभता है, ये हर किसी की कुंडली पर भी डिपेंड करती है और नैसर्गिक भी है। जब किसी के लिए एक ही ग्रह जो नैसर्गिक रूप से पापी है और कुंडली में भी वह पापी हो गया, तो वो अधिक कष्ट देने वाला हो जाएगा, उसकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और गोचर इत्यादि। और जब कोई ग्रह किसी की कुंडली में नैसर्गिक रूप से शुभ है, कुंडली में भी शुभ है, तो बहुत शुभता देगा अपने दशांतर दशा, प्रत्यंतर दशा के समय में। तो ये उसका जो वर्णन है वो ग्रंथ में शुभाशुभ के विषय में प्राप्त होता है। ठीक, जी जी धन्यवाद जी। किसी अन्य प्रतिभागी का कोई प्रश्न? जी गुरुजी। जी पूछिए।
जी, जिस व्यक्ति का जन्म समय निश्चित ना हो या तिथि निश्चित ना हो, उसकी कुंडली का निर्माण तो हो नहीं सकता। जी। उसके अलावा अन्य कोई और उपाय है इसका? हाँ, उसके लिए हमारे यहाँ एक प्रश्न शास्त्र है। मनजोत के पापे का है इधर जूता। क्या नाम बताया गुरुजी? कार्तिक जी का अनम्यूट हो गया माइक, म्यूट करेंगे तो राहुल म्यूट करिए अपने आप को। हाँ, तो आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, जिसका जन्म समय इत्यादि ज्ञात ना हो, तो उसके लिए दो विधियां हमारे यहाँ हैं। एक विधि को कहते हैं नष्ट जातकम। नष्ट जातकम का अभिप्राय है जिसका जन्म समय नष्ट हो गया हो। तो कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न करने के लिए आया कि मेरा जन्म समय नष्ट हो गया है, मुझे नहीं पता, तो मुझे कैसे अपने जन्म समय का ज्ञान हो सकता है। तो उस जिस समय उसने प्रश्न किया, उस समय को आधार बना करके उसका जन्म समय निकालने की विधि भी ज्योतिष शास्त्र में वर्णित है कि उसके प्रश्न के समय के आधार पर गणित इत्यादि करके उसका जन्म समय क्या हो सकता है उसका निर्धारण किया जाता है। एक विधि है, उस विधि का नाम है नष्ट जातकम। तो एक तो यह है, और दूसरा है यदि किसी का जन्म समय नहीं है तो वह प्रश्न शास्त्र के अनुसार अपने लिए ज्योतिष शास्त्र का लाभ ले सकता है। उसने ज्योतिषी के पास जाकर के प्रश्न किया कि मेरी नौकरी कब लगेगी, या लगेगी अथवा नहीं लगेगी। तो जिस समय उसने प्रश्न किया उस समय की ग्रह स्थिति को आधार बना करके उसके प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। तो परंतु उसमें यह है कि आप उसकी पूरी जीवन का विश्लेषण नहीं कर सकते, केवल उस प्रश्न का ही उत्तर दे पाएंगे। फिर उसने किसी दिन और आकर के प्रश्न किया कि शादी कब होगी, तो उस समय को आधार बना करके जिस समय उसने प्रश्न किया उस समय की जो ग्रह स्थिति है उसके आधार पर आप उसके प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। तो दोनों व्यवस्थाएं ज्योतिष शास्त्र में है। जो नष्ट जातकम वाली विधि है वह बहुत लंबी चौड़ी है, बहुत कठिन है, बहुत अधिक उसमें गणित करना होता है। तो परंतु फिर भी उसके माध्यम से व्यक्ति का जन्म समय जाना जा सकता है। और जो दूसरी विधि है उसमें किसी एक प्रश्न को लेकर के आप गणना करके कैलकुलेशन करके उसका उत्तर दे सकते हैं। जी जी, किसी अन्य प्रतिभागी का कोई प्रश्न? गुरु जी, ये जो आपने नष्ट जात कम बोलिया और ये प्रश्न शास्त्र, ये किस आचार्य का लिख देखे हम उसकी किताब से हम इसको समझ सके? ये देखिए, आप जितने भी ये ग्रंथ हैं हमारे, उन सभी ग्रंथों में उसकी चर्चा आपको मिल जाएगी। ये अध्याय के नाम से हैं। जैसे जैसे षट पंचाशी का एक ग्रंथ है, वह विशेष रूप से प्रश्न को लेकर ही है। षट पंचाशी का? हाँ, और नष्ट जातकम नाम से ही एक ग्रंथ है, उसमें भी ये चर्चा है। ये किस किस राइटर की है जी? षट पंचाशी का तो मुझे ध्यान नहीं है किसकी है। पृथु यश की है गुरुजी, पृथ्वी प्रणाम। यशस की, पृथ्वी यशस की है। तो पृथ्वी यशस की है नष्ट जातकम मुकुंद वल्लभ पर्वतीय है शायद। हाँ, ये उन्होंने उसके ऊपर काम किया होगा, नष्ट जातकम पे। ठीक है जी। गुरुजी प्रणाम जी। मेरा एक प्रश्न था वास्तु से रिलेटेड जी। अब जैसे एक घर, एक मकान है, वो एक ही जातक का है, एक ही आदमी का है जी। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। जी। अब जैसे कि अब मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ कि मेरा जो फर्स्ट फ्लोर है उसका वास्तु ठीक नहीं है। अब मैंने क्या किया कि मैं नीचे आ गया ग्राउंड फ्लोर पे। जी। उसका वास्तु भी ठीक नहीं है, पर फिर भी उसमें मैंने कुछ चेंजेस किए। मैं कर सकता था, ऊपर वाला मैं कर नहीं पा रहा था। जी। तो जो ऊपर वाला जो वास्तु खराब है उसका प्रभाव मैं अगर नीचे रह रहा हूं तो भी उसके ऊपर पड़ेगा? हाँ, उसका प्रभाव पड़ेगा, कम पड़ेगा, क्योंकि शास्त्र तो ये कहते हैं भूमिशः फलमश्नुते, कि जो भूमिश है उसको फल मिलता ही मिलता है। जब तक वह भूमि आपके पास है तो तब तक वह भूमि आपको प्रभावित करेगी ही।
हाँ, यदि आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो वह कम प्रभावित करेगी। हमने उपयोग कर रहे हैं, पर हमने जो किराएदार रखे हुए वो उपयोग कर रहे हैं। हाँ, तो फिर किराएदारों को मिलेगा, ज्यादा फल किराएदारों को मिलेगा जी। और थोड़ा फल आपको भी मिलेगा। बिल्कुल फल मुक्त नहीं हो पाएंगे आप, क्योंकि भले ही आप उस भूमि का उपयोग नहीं कर रहे हो रह करके, परंतु उस भूमि के माध्यम से जो धन आपको प्राप्त हो रहा है उसका तो उपयोग हो ही रहा है। बिल्कुल हो रहा है। तो इसलिए वो प्रभावित तो करेगी ही। जी। अगर उस पे किराएदार भी कोई नहीं रहता है और आप भी उपयोग नहीं करते हैं, तब उसका फल मिनिमम हो जाएगा। जी। पर फल फिर भी मिलेगा। जी। अच्छा, पर गुरुजी मेरे को एक और चीज पूछनी थी कि जैसे कि ईशान कोण में बाथरूम बना हुआ है जी। अब क्या हुआ कि मैंने वहां से लेटरिन तो शिफ्ट कर दी दूसरी तरफ। हाँ। लेकिन बाथरूम अभी भी वहीं पे है। हाँ। तो अब वो बाथरूम किसी ने कहा कि जैसे किसी ने मुझे बताया था कि बाथरूम का चल जाता है। क्या वो सही है कि या बाथरूम रिमूव करना पड़ेगा वहां से? देखिए, जो मल का स्थान है वह तो पूर्णतः वर्जित है जी। वो तो मैंने हटा दिया वहां से। वो आपने हटा दिया तो अच्छा किया। बाथरूम का ये है कि क्योंकि यदि वहां पे केवल जल का स्थान ही रखा है स्वच्छ जल के रूप में, फिर तो चल सकता है कि उसका उपयोग ज्यादा नहीं कर रहे आप। यदि उसको भी, क्योंकि ईशान देवानाम देवताओं का स्थान है, तो उसमें किसी भी प्रकार का ऐसा निर्माण जो अशुभ हो उसका उपयोग वर्जित है। तो यदि उसको उपयोग ज्यादा नहीं करते हैं फिर तो चल जाएगा। या फिर उसका उपयोग मान लीजिए स्वयं स्नान के लिए ना करके, यदि घर में मंदिर है तो उसके बर्तन इत्यादि धोने के लिए करते हैं, मंदिर के बर्तन, पूजा के बर्तन या देवताओं के स्नान के लिए जल का ग्रहण वहां से करते हैं, तो फिर उसका दोष पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। जी जी जी। ठीक है जी। किसी अन्य प्रतिभागी का कोई प्रश्न? गुरुजी मेरे 2 लास्ट प्रश्न हो रहे हैं, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं पूछ। नहीं, बिल्कुल पूछिए पूछिए। जी जी। वास्तु से पहले एक संबंधित है प्रश्न, वो ये है कि जैसे कहा जाता है कि जब भूमि चयन होता है और भूमि का परीक्षण भी उसमें आता है, जब भूमि का परीक्षण करते हैं कि एक हाथ लंबा चौड़ा गड्ढा खोद करके उसमें जल भर करके एक रात के लिए रख देते हैं, फिर उसके अनुसार वो उस व्यक्ति के लिए शुभ है या अशुभ है, ऐसे कुछ परीक्षा की जाती है। तो आज के परिवेश में गुरुजी अगर देखें तो जैसे किसी ने प्लॉट खरीदना है शहर में, तो बड़ी मारामारी, अंधाधुंध मारामारी हो रही है कि जैसे आज हमने देखा है तो अगले दिन वो किसी और को भी चला जाता है, वो कहता है कि ये बिक गया। लेकिन वो कैसे हम परीक्षा करें, मतलब लेने के बाद में परीक्षा करें या पहले उसको हर बार गड्ढे खोदते रहेंगे, अभी परीक्षा करते रहेंगे फिर ये अच्छा रहे भाई अब ये हम ले सकते हैं? नियम तो यही है। आप देखिए, लाखों रुपए का प्लॉट लेने वाले हैं तो उसका परीक्षण तो करेंगे ही, बाद में तो परीक्षण का कोई लाभ नहीं रह जाएगा। तो जो शास्त्र ने परीक्षण की विधि बताई है वो तो उसका क्रय करने से पहले ही संपादित करनी है। नमस्कार। दूसरा प्रश्न मेरा ये था कि हम इवेंट्स के बारे में बात करते हैं ज्योतिष के अंदर, क्योंकि योग सभी ग्रंथों में दिए हैं, जैसे बुधादित्य योग इत्यादि सभी जो भी योग दिए हुए हैं, कुलदीपक इत्यादि। लेकिन वो कब घटते हैं कब नहीं घटते हैं या उनके वो कुंडली में स्थित जो ग्रह हैं उनके अनुसार होता है। लेकिन जैसे विवाह कब होना है, कब जॉब लगनी है, कब क्या विषय लूं, क्या ये सब ये या कब होगा ये सब अमुक मुक जो हमारा कार्य है, उसके लिए जो क्या अष्टक वर्ग होता है जैसे, या फिर हमारी जो दशाएं होती हैं या फिर ग्रह गोचर होता है, और आपने प्रश्न के बारे में बात करी, तो इनमें से कौन सा सटीक बैठता है या फिर चारों को तीनों को लेकर के हमें चलना चाहिए? ये इसके बारे में आप थोड़ा ये सबको साथ लेकर ही इसमें चलना होता है। समय के निर्धारण के लिए गोचर भी है, दशांतर दशा भी है, अष्टक वर्ग भी है। ये सबका विचार करने के उपरांत ही आप किसी घटना के घटित होने का समय बता सकते हैं। जी, क्योंकि आजकल बड़ी विडंबना है कि मैंने कईयों को से बात सुना देखा तर्क वितर्क की, भाई तुम्हारी जो पारंपरिक ज्योतिष है उसमें ये सब नहीं है, इवेंट्स के टाइमिंग ऑफ इवेंट्स नहीं है, हमारी जो नाड़ी ज्योतिष है ये है, इसमें है तो ना इसमें उसी में है सब। पढ़ेंगे तो आएगा, जानेंगे तब ध्यान में आएगा। जी जी।
जी गुरुजी, मेरा एक प्रश्न था गुरुजी। वास्तु के लिए वास्तु सबसे के अच्छी लिए बहुत पुस्तक सी कौन सी है? पुस्तकें हैं। बृहद वास्तु माला है, अपराजित पृच्छा है, जय पृच्छा है, राजवल्लभ वास्तु शास्त्रम है, प्रासाद मंडनम है, सम्रांगण सूत्रधार है, अनेकों पुस्तकें हैं। संस्कृत में है ये सारे ग्रंथ, और हिंदी में चाहते हैं तो एक पुस्तक हमारी लिखी हुई है, गृह वास्तु शास्त्रीय विधान। ये हिंदी में लिखी हुई पुस्तक है, गृह वास्तु पर। विद्यानिधि प्रकाशन, दिल्ली से प्रकाशित है। जी गुरुजी। अच्छा गुरुजी, एक चीज पूछनी थी कि जैसे कि आज के समय में घर आपको पता है वैसे है नहीं है, बस मॉडर्न टाइप के बने हुए तो छोटे छोटे घर है, तो क्या तुलसी जी का घर में रखना सही है? बिल्कुल सही है, रखना चाहिए, जैसे भी घर हो। अब घर में मान लीजिए मॉडर्न टाइप के घर हो गए, तो मान लीजिए हम अपने माता पिता को घर से बाहर थोड़ी निकाल देंगे। तो जो भी तुलसी है, औषधीय वृक्ष है, कितना भी महल बना लें, गाय तुलसी, प्रयास कीजिए उनके लिए स्थान की व्यवस्था का चिंतन सर्वप्रथम किया जाए, क्योंकि ये हमारे घर के समस्त वास्तु दोषों का हरण करने वाले हैं। जी गुरुजी, धन्यवाद। जी राम भगत जी कुछ पूछ रहे थे। आवाज नहीं आ रही रामफल जी की। रामफल जी एक बार अपने आप को म्यूट करिएगा। क्या दक्षिण मुखी मकान सब जातकों के लिए घातक होता है, या कोई स्पेशल ऐसा कोई ग्रह योग जिनके लिए शुभ हो? वो किसी के लिए भी घातक नहीं है दक्षिण मुखी। उसका निर्माण वास्तु सम्मत यदि किया जाएगा तो, यदि वास्तु शास्त्र के सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए दक्षिण मुखी घर का निर्माण होगा जी, शुभ है। आप देखिए, दक्षिणी दिल्ली सबसे अमीर है, दक्षिण बॉम्बे सबसे अमीर है, जो साउथ है वो किसी भी शहर में सबसे समृद्ध लोगों का स्थान होता है। तो दक्षिण मुखी घर खराब है ऐसा नहीं है, उसके निर्माण में वास्तु सम्मत सिद्धांतों का अनुपालन आवश्यक है। यदि नहीं करेंगे तो हानि अधिक करेगा। क्या निर्माण के बाद अगर कुछ गलत बना है, तोड़ फोड़ के ठीक किया जा सकता है, या कोई इसका दोष होता है? जी हाँ, अगर आपका ज्यादा कुछ गड़बड़ है तो उसको तोड़ना ही पड़ेगा, और यदि कुछ कम गड़बड़ है तो अगर वो एक होता है क्योरेबल, एक होता है अनक्योरेबल। कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनका उपचार संभव है, और कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनको ला इलाज कहते हैं, जिनका उपचार हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे तो उपचार संभव है, वहां पे उपचार कर सकते हैं। यहाँ उपचार संभव नहीं है, वहां तो उसको तोड़ करके ही निर्माण करना होगा। क्या टोटल भूखंड का वास्तु लिया जाता है, या प्लॉट के अंदर आधे हिस्से में मकान बना है और आधा आगे खाली पड़ा है? वो कैसे वास्तु माने? उसका टोटल मकान बना हुआ है या टोटल भूखंड का मानेंगे? जी दोनों का ही माना जाएगा। कुछ कुछ प्रसंगों में टोटल का माना जाएगा, और कुछ स्थितियों में जो निर्मित भाग है उसका माना जाएगा। जी धन्यवाद जी, स्वागत। जी कोई और प्रतिभागी? समझ चाहता हूँ गुरुजी, पिछली बार वो बात पूरी नहीं हो पाई थी हमारी। जैसे कि आपने ज्योतिष सीखने के लिए जो बताया ना, लाइक होरा सकंद एंड वृहदम जातकम और लघु जातकम था गुरुजी, ब्राह्मीर जी द्वारा रचित। और कौन सा बताया था अपना ग्रंथ गुरुजी? लघु जातकम, बृहद जातकम। ठीक है जी, ये दो हैं ब्राह्मीर के। इसके अतिरिक्त जातक पारिजात है, ठीक है, सारावली है, भाव कुतूहलम है जी। तो कोई भी पढ़ सकते हैं, फल दीपिका है। तो गुरुजी जैसे कि ज्योतिष सीखने के लिए जो चोखम्बा यूनिवर्सिटी का आपने प्रेफर किया था सबसे पहले, क्या वही पुस्तक ठीक है? हाँ, वो भी ले सकते हैं। जब आप देखेंगे उसको, जो आपको समझ में आए प्रथम दृष्टया जी, उस टीका को ले लीजिए। बृहद पराशर होरा शास्त्र में गुरुजी आपने बताया। बहुत बढ़िया, बृहद पराशर होरा शास्त्र भी ले सकते हैं, लघु पराशरी है जी। जी, धन्यवाद गुरुजी। जी जी जी। गुरुजी, आपने एक जो हिंदी में बताई थी, उसका क्या नाम था? हिंदी क्या बताई थी? जो वास्तु की किताब जो आपने कहा कि गृह वास्तु शास्त्रीय विधान। गृह वास्तु शास्त्रीय विधान। हाँ, गृह वास्तु शास्त्रीय विधान। हाँ जी जी।
अन्य कोई प्रतिभागी जिनका कोई प्रश्न हो? सर प्रणाम जी। गुरुजी, कुछ दोष परिहार के लिए, मंगल जो होता है उसके लिए, परिहार के लिए हम किस ग्रंथ का अध्ययन करें? ये इसका परिहार तो स्पष्ट बहुत कहीं प्राप्त नहीं होता, पर शायद मुहूर्त चिंतामणि में है, उसी में विवाह प्रकरण है, उसको देख लीजिए एक बार। इसलिए पूछ रहा हूँ गुरुजी, क्योंकि बहुत अन्यत्र ग्रंथों में जो है वो बहुत भ्रम वाली स्थितियां उन्होंने डाल दी है, तो वो कुछ तो लोगों ने अपने श्लोक भी गठित कर दिए हैं, उसके माध्यम से भी वो परिहार बताते हैं। हाँ, नहीं, वो तो मूर्त चिंतामणि में एक बार देखिए, वहां मिलेगा तो मिलेगा। बहुत अधिक चर्चा इसकी शास्त्र में नहीं है जी। परिहार को लेकर के शास्त्र में बहुत अधिक चर्चा नहीं है, और परिहार बहुत अधिक दिखता भी नहीं है। ठीक है गुरुजी जी। और कोई प्रतिभागी जिनका कोई प्रश्न हो? सर ये पता करना था कि जैसे तनु आदि द्वादश भाव में कोई ग्रह संधि में चला जाता है तो उसका हम क्या फल समझेंगे? और संधिगत जो ग्रह हो उसका फल बहुत अच्छा तो नहीं कहा है। वह कितना भी शुभ हो, यदि वह संधिगत है तो वो अपना अच्छा फल नहीं दे पाएगा। जी, अन्य कोई प्रतिभागी? चलो हम इस धीरे धीरे इसको समापन की ओर लेके जा रहे हैं। आचार्य जी, मेरा भी एक प्रश्न था इसी बारे में कि हम धीरे धीरे ज्योतिष के क्षेत्र में भी नवाचार का प्रयोग कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर आ गए अनेक प्रकार के, लेकिन कहीं ना कहीं इस भागदौड़ में हमारी जो परंपरागत विधि है वो छूट रही है। जो गणितीय विधि से हम कुंडली का निर्माण करते थे, वो विधि धीरे धीरे आधुनिक जो ज्योतिषी है उनके हाथ से निकलती जा रही है कि हम परंपरागत रूप से कैसे जो हाथ से कुंडली बनाते थे। तो मैं थोड़ा सा आपका इसमें मार्गदर्शन चाह रहा था कि ऐसा क्या किया जा, इन दोनों में अंतर क्या है? क्या जो सॉफ्टवेयर से कुंडली बनाते हैं, जो हाथ से बनाते हैं, उसमें कुछ फलादेश में अंतर आता है? और अगर अंतर आता है तो उसके लिए हम क्या समाधान कर सकते हैं? देखिए, जो सॉफ्टवेयर है वो फलादेश के लिए नहीं है, केवल गणित के लिए है। पहला तो यह विषय है कि केवल उससे कुंडली का जो निर्माण आपके सामने चार्ट बन करके आएगा वह महत्वपूर्ण है। फलादेश तो ज्योतिषी ही कर पाएगा। और दूसरा है कि उसको अंतर तो आ गया है, लोग सॉफ्टवेयर का ही उपयोग करते हैं क्योंकि समय की बहुत कमी है। जैसे आजकल कोई हाथ से कपड़े नहीं धोता, सब मशीन में ही धोते हैं। और हाथ से क्यों धोएंगे जब मशीन से जल्दी धुल जाते हैं? तो इसी तरह से हाथ से कुंडली कोई क्यों बनाएगा जब सॉफ्टवेयर से ही बन जाती है। और जब बनाने पर उसको उतना पैसा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हाथ से कुंडली बनाने में बहुत परिश्रम होता है, बहुत समय जाता है, और उसके बदले में यदि कोई अच्छा पैसा देगा तभी ज्योतिषी उसको बनाएगा। तो इसलिए सॉफ्टवेयर से ऐसा नहीं कि बनाना दोषपूर्ण है, परंतु वह सॉफ्टवेयर कैसा है इसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि वह सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं है तो फिर दोषपूर्ण होगा ही। यदि वह सॉफ्टवेयर अच्छा है तो फिर तो कुंडली वो ठीक ही बनेगी, उसका गणित अच्छा ही निकलेगा। केवल कैलकुलेशन तक ही हम उसका उपयोग कर सकते हैं। बाकी जो परंपरागत यहाँ पे ज्योतिष में शास्त्री और आचार्य की कक्षाएं चलती हैं, वहां पर हाथ से कुंडली बनाने की विधि भारतीय कुंडली विज्ञान के नाम से एक पुस्तक है, उसमें पूरी वर्णित है, उसको सिखाया भी जाता है। तो उसको बच्चों को सिखाना चाहिए जिससे वो उसको जान पाए, समझ पाए और उसका उपयोग कर सके। कुछ सॉफ्टवेयर जैसे वर्तमान में जो अच्छे कार्य कर रहे हैं इस क्षेत्र में, हमारे जो प्रतिभागी उनके लिए अगर कुछ मार्गदर्शन हो जाए। पाराशर लाइट करके एक सॉफ्टवेयर है, पाराशर लाइट, वो अच्छा सॉफ्टवेयर है उनका, वो आप ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक ये फ्यूचर पॉइंट वालों का भी ठीक है, तो ये दोनों में से कोई ले सकते हैं। जितने भी सॉफ्टवेयर हैं जो पैसा खर्च करके प्राप्त होते हैं वो लगभग सही ही रहते हैं, क्योंकि वो पैसा लोगों से लेते हैं तो वो अच्छे ज्योतिषियों को साथ जोड़ करके उसका निर्माण भी करते हैं। जो निशुल्क प्राप्त होते हैं तो उनमें दोष की संभावना रहती है। राकेश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं?
किसी और प्रतिभागी का कोई प्रश्न? तो आज तो हमारी 3 कक्षाएं हो गई नियमित रूप से। तो मैं आदरणीय आचार्य देशबंधु जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि जी नमस्कार जी। अपने उद्बोधन के। जी जी जी, पूछना चाह रहे थे? जी जी, मेरा एक प्रश्न है जी कि जैसे हमारे से कोई प्रश्न कुंडली के अनुसार कुछ प्रश्न करता है, 2-4 दिन पहले उसने प्रश्न किया और आज फिर उसने प्रश्न किया, तो 2-4 दिन पहले तो उसके प्रश्न कुंडली के अनुसार उसका हिसाब किताब ठीक आ गया और हमने उसको बता दिया और उसने भी 1 दिन बाद कहा कि हाँ ठीक हुआ सब कोर्ट में। लेकिन आज उसका फिर से प्रश्न किया कि आज दूसरे व्यक्ति ने हमारे खिलाफ कुछ और कार्रवाई की है, तो क्या वो सब ठीक रहेगा? तो आज हम ने देखा तो कुंडली के प्रश्न कुंडली के अनुसार उसका हिसाब किताब तो ठीक नहीं आ रहा था, लेकिन हम उसको, क्योंकि हमारा वो अपना जन है, तो हम चाहते हैं उसके लिए कुछ अच्छा बोल सके। तो क्या हम फिर उसको ये कहें फोन पे कि भाई तू 2 घंटे बाद फोन कर लेना ताकि आपका लगन चेंज हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए? तो आप तो कैसा फल कथन में फर्क पड़ जाएगा या फिर हमें उसी वक्त जो हमारे सामने जो स्थिति आ रही है वैसे ही उसको कड़े शब्दों में बता देना चाहिए? बिल्कुल, प्रश्न शास्त्र का तो नियम ही ये है, जब उसने प्रश्न किया वही समय आप लेंगे। अच्छा जी। वो जब प्रश्न करेगा उसी समय के आधार पर आपका अपना जन हो कोई भी हो, तो उसका फल तो वही जो आपको संभावनाएं दिखेंगी वही बताएंगे। ठीक है, ठीक, थैंक यू। जी योगेश जी म्यूट कर लीजिएगा। जी। तो आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमारे प्रतिभागियों को वृश्चिक जातक के विषय में, यद्यपि मैं भी ज्योतिष मेरा क्षेत्र नहीं है, लेकिन मैं भी मानता हूं कि वृश्चिक जातक जैसा वृहद विषय 2 व्याख्यानों में उसको समापन नहीं किया जा सकता, परंतु हमारी भी सरकारी संस्थानों की कुछ मर्यादाएं रहती हैं आर्थिक तौर पर, और आपने फिर भी प्रयास किया कि वृश्चिक जातक का जो प्रारंभिक परिचय है कि वृश्चिक जातक के जो रचनाकार है उनके जो मुख्य मुख्य अध्याय हैं उनके बारे में आपने हमारे प्रतिभागियों विद्यार्थियों को जो विशिष्ट ज्ञान प्रदान किया। उसके साथ साथ उनकी ज्योतिष एवं वास्तु से संबंधित जो समस्याएं थी उनका भी आपने निदान किया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार जी, धन्यवाद। इसके साथ में आज की इस कक्षा का समापन करते हैं। कल हमारी जो कक्षा है वही जो नियमित हमारा समय है वो 1 से लेकर 3:30 बजे तक रहेंगी। आपका लगभग 12:30 के आसपास लिंक खोल दिया जाएगा। तो कल की कक्षाओं में मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद। जी धन्यवाद। नमो नमः महोदय।